गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन चैनल प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल उत्तराखंड पीसीएस 2016 का प्रथम प्रश्न पत्र प्री वाला हल किया था। आज हम उसका प्रश्न पत्र दूसरा भाग हल करेंगे और इसे हम दो भागों में करेंगे क्योंकि इसमें सलूशन भी देना है आप लोगों को, इसलिए इसमें ज़्यादातर समय लगता है और इस कारण और 100 प्रश्न हैं भी, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इसे दो भाग में हम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी में नहीं की गणना ऋण 5 ऋण 1, हाँ की गणना धन 1 और पता नहीं गणना यानी कि 0 से की जाती है। तो 5 नहीं 15 हाँ और 5 पता नहीं में औसत कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि 5 क्या हैं। 5 जो हैं वो 5 नहीं, तो नहीं है तो 5 में क्या करिए, जो 5 है उसमें गुणा कर दीजिए ऋण 1 से। ठीक है, और फिर प्लस कर दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि 15 कितने हैं, हाँ है, तो हाँ की गणना 1 से है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 और गुणे 1। और फिर उसके बाद पता नहीं 5 है, तो 5 में गुणा करेंगे 0 से। और टोटल कितने हो गए, 5, तो वो प्रश्न हो गए, 15 ये हो गए, और फिर क्या हो गए, 5 और हो गए। ठीक है, तो 5 में से ऋण 5 वाला करेंगे, यानी कि 5 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 5। और 15 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा वो। और 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 कर दीजिए उसे। और बटे 5 5 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो अब 15 में से 5 घटा दीजिए, 10 बचा। 10 को 25 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो जब आप 10 को 25 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.4। तो उत्तर हो जाएगा 0.4। कह रहा निम्नलिखित में से अलग को चुनिए, तो इनमें से कौन सा एक अलग है, तो अलग कौन सा है, तांबा जस्ता पीतल और लोहा। तो इसमें क्या है, पीतल अलग है, पीतल अलग है, अलग कर दिया इसको। इसमें है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बनाया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है VENTURESOME से अक्षरों से किस शब्द को बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बनाया जा सकता है। तो ROSTRUM बनाया जा सकता है, सभी शब्द हैं इसमें। ठीक है, फिर है TRAVERSER, इसमें टी सब हैं, और ई 1 2 काउंट करना है, काउंट 1 और 2, ये 3 ही है, चल जाएगा। SERMON, ठीक है, तो SERMON इसमें से कौन सा शब्द यानी कि बनाया जा सकता है, इसे लेना है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ROSTRUM। तो यहाँ पर है सिर्फ, इसमें कितना है, एक आर है और यहाँ 2 आर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए नहीं बनाया जाएगा। यहाँ TRAVERSER, यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 आर हैं, ये नहीं बनाया जा सकता है। और यहाँ पर ई 1 2 3 4 4 ई हैं, ये नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये वाला बनाया जा सकता है।
एफ ए का भाई है। अब इसमें जो प्रश्न है आपका वो कह रहा है कि एफ ए का भाई है, तो एफ जो है वो किसका, ए का भाई है। एफ ए का भाई है और इसके बाद ये वही प्रश्न है, देखिए फिर से क्या चीज़ कर दिया है, उसी प्रश्न को जो लोअर में प्रश्न पूछा गया है वही वाला प्रश्न इसमें घुमा दिया है। इसका उत्तर क्या होगा, एफ होगा। कह रहा है एफ ए का भाई है, फिर है सी ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री सी है, के एफ की बहन है, जो के है वो किसकी बहन है, एफ की बहन है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और जी सी का भाई है, ठीक है, जी जो है वो किसका भाई है, सी का भाई है, ठीक है। तो ये लड़की है और ये इसका भाई है। कह रहा है जी का चाचा या मामा कौन है, तो जी का चाचा या मामा कौन है, ये है, क्योंकि ये तो क्या है, लेडीज है, तो ये तो होगा नहीं। तो एफ, ये वही वाला प्रश्न है जो लोअर में दिया गया था। एक घड़ी में 4:20 है, तो घंटे यानी मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल यानी कि सरलतम रूप से देखना पड़ेगा। जब आप यूँ घड़ी बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, ठीक है। तो जब इनका हम प्रयोग करेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, 5 है, ठीक। तो जो ये घंटे वाली सुई होगी वो क्या होगी, 4 से थोड़ा सा आगे होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो ठीक कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। और इसका उत्तर बहुत ही इजी होगा। देखिए जब यहाँ पर होगा, यानी कि एक दूसरा बना लीजिए, जब ठीक 4 बजे हुए होंगे, तो उस समय इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में इतना रहा होगा। अब इसके बाद ये जो मिनट वाली सुई है वो कितना आगे चली, 20 मिनट चली ना, 4:20। तो घंटे वाली सुई कितना आगे चली होगी, तो मैंने बताया था 1.5 डिग्री यानी आधा डिग्री चलती है, तो 10 कितना हो गया, 10 डिग्री। तो जब ये यहाँ से चल करके और ये वाली यहाँ पर पहुँच गई, तो घंटे वाली क्या हो जाएगी, और आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ इनके मध्य में कितने का हो जाएगा, 10 डिग्री का जो कोण है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। किसी आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए ये जब आयत बनेगा ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा वो ये, और इसका जो व्यास होगा वो इसका जो चौड़ाई होगी उसके बराबर होगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो चौड़ाई कितना है, 14 है, तो आर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, और गुणे 7 और गुणे 7, 7 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है, ए का स्थान शुरू से 18वां है और बी का स्थान अंत से 16वां है, यानी यहाँ से यहाँ पर ए है वो कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, और बी इधर से कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। बी यहाँ पर है और वो इसमें मैंने ये नहीं कहा कि इसी की जगह पर आएगा, ये यहाँ से 16वां है, यानी कि 16वां है। अब कह रहा है यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो, ठीक है। अब कह रहा है शुरू से कहाँ पर, 25वां, यहाँ पर सी है और सी कितना है, 25वां है, और वह ए और बी के बिल्कुल बीच में हो। तो ए और बी के बिल्कुल बीच में होने का मतलब क्या हुआ कि जितना यहाँ से ये यहाँ तक है, तो देखिए यहाँ से 18वां है ना, तो 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां, तो 25वां ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक बीच में होने का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 इधर हो जाएगा और 6 इधर भी हो जाएगा, तो इसको छोड़ करके, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है। अब कह रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बी यहाँ पर जहाँ पर है ये 16 है बी।
अब बी का हम दोनों तरफ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये 25वां है ना, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 25 है तो ये 25 हो गया, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ठीक है, ये 31वां आया। तो 16 में हम क्या करेंगे, 31 प्लस करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो 16 में 30 प्लस करेंगे, कितना आएगा, ठीक है, कितना, 46। तो उसमें कुल कितने बच्चे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से ध्यान से समझिएगा इसको। सी बीचों बीच है तो इसका मतलब क्या हुआ, और 25वां है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर इसके जितने होंगे उधर इतने भी होंगे। और ये 16वां है तो यहाँ से यहाँ तक हम यानी 16 ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट कर लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा और जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 46। तो आपका उत्तर है 46। इस बात है, कह रहा है ट्रेन में एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह ट्रेन में एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। अच्छा, क्या इन्हें समझ में नहीं आया, हो सकता है, चलिए इसे और एक बार काउंट करते हैं। ठीक है, इसका शायद उत्तर ये नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ से कह रहा है कि ये हम सिर्फ किसको लेंगे, ये सी को लिया और यहाँ पर है ये 18वां सी 25वां है। ठीक है, तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये क्या हो गया, 25वां हो गया। और बीचों बीच का मतलब हुआ कि जितना इधर है उतना इधर भी होगा। तो यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और यानी कि इनके बीच में 6 है तो 6 इधर से 6 इधर से। ठीक है, और यहाँ पर है ये आपका बी और ये 16 है। ठीक है, तो अब इधर से काउंट कर लीजिए, 25 हो गया तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से तो हो गया 32 और इधर से हो गया 16 और ऋण 1, तो इसका कितना हो जाएगा, 47 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 47। एक ट्रेन से एक आदमी ने ध्यान दिया कि 1 मिनट में 21 टेलीफोन गिन सकता है। 1 मिनट में 21 टेलीफोन गिन सकता है यदि अगल बगल के प्रत्येक 2 पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर हों। तो ट्रेन किस गति से गतिमान है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यानी कि आपको उसकी गति निकालनी है। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 2 पोस्टों के बीच की जो दूरी है इसमें यानी कि वो है क्वेश्चन, जब यहाँ से जो है ना, यानी कि एक पोस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है, 2 पोस्टों की बीच की दूरी यहाँ पर इन दोनों के मध्य 50 की दूरी है, 50 मीटर की दूरी है। तो 2 पोस्टों की, और 1 मिनट में 21 पोस्ट गिन सकता है। तो 1 मिनट में कुल कितने हुए। ठीक है, तो 1 मिनट में कुल यानी कि कितने पोस्ट, वो 21 पोस्ट गिन सकता है। ठीक है, अब सेकंड कितने हुए, तो 60 सेकंड आया। ठीक है, तो 60 सेकंड में वो, अब देखिए जब यानी कि इसे आपको ध्यान समझना है कि पहला वाला जो पोस्ट आएगा ना उसके लिए तो हमें लेना नहीं होगा ना। ठीक है, यहाँ से तो हमें यानी समय काउंट करना होगा। तो ये पहला वाला जो पोस्ट होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगा, जैसे ये पहला एक गिनेगा वैसे क्या हो जाएगा, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से जो 21 पोस्ट है ना, तो 21 में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो 60 सेकंड में कितने पोस्ट गिनता है वो। ठीक है, इधर से भी आप देख लेंगे। तो यहाँ पर 21 जब आएगा तो इसके पहले हमको इनके बीच में ही तो क्या करना है, लेना है। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 20 पोस्ट हैं और हर एक के मध्य कितनी दूरी है, क्योंकि पहले वाले के बीच में नहीं है ना। तो यहाँ से और यहाँ से आप काउंट करते चले जाएं तो आपको ये मिलेगा
तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 पंचे 100, इतना, यानी कि 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये यानी कि कितने समय में, 60 सेकंड में, ठीक है, 1 मिनट में, तो 1000, ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड है। और इसे किलोमीटर पर सेकंड बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए, या वैसे भी कर दीजिए 1000 में बटे 1000 और 3600 से ऊपर गुणा कर दीजिए, बात एक ही आएगा। ठीक है, अब जब इसमें यानी कि हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा, 6 तिया 18, 300 आया, 300 में 5 से भाग देंगे तो 300 में 5 से भाग देंगे तो कितना आता है, 60 किलोमीटर। इसमें आपको ध्यान देना है 21 का नहीं लेना है, 20 का लेना है, क्योंकि 20 के मध्य से शुरुआत होगा ना। ठीक है, 1 से 2 3 4 5, 5 हो गए ना, तो देखिए कितना, 1 2 3 4, अब समझ में आ गया होगा ना। 5 के पोल के 20 का मतलब है 20 के, यानी कि 20, 21 का मतलब हुआ 5 के जैसे 4 है वैसे ही 21 के मध्य का मतलब क्या हुआ, 20 के मध्य का। ओके, तो आ गया होगा समझ में, उत्तर है आपका 60। इसमें कह रहा है कि इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो MOD को क्या लिखेंगे, तो M से ले लीजिए, M क्या चीज़ है, इतना परसेंट, तो परसेंट से शुरुआत है, तो परसेंट से 3 शुरुआत है, आपका ये वाला पहले गलत हो जाएगा। और O हो गया, तो O का कितना हो गया, ये हो जाएगा, एट द रेट ऑफ, तो एट द रेट ऑफ, अब सिर्फ आपके पास 2 बचे हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट का ले लीजिए E, तो यहाँ पर E किसका है, 5 है, यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखने से ही पता चलता है कि ये एक दूसरे का ही क्या है, कोड नंबर दिए हुए, तो उन्हीं में से कोड निकालिए और फिर करिए। आगे दिया हुआ है 5 की 2 परिस्थितियां दी गई हैं, और इन परिस्थितियों में कह रहा है कि यदि अंक 3 ऊपर हो तो नीचे का अंक क्या होगा। ठीक है, तो 3 ऊपर हो तो उसके बाद यानी कि होगा कितना, कुल मिलाकर ये कह रहा है कि 3 का जो विपरीत है वो कितना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास 6 एक ही जगह पर है, दोनों जो है ना 6 एक ही जगह पर हैं, ऊपर क्या है, 1 है, तो हम यानी कि 6 से यदि एक, यानी जैसे हम चलना शुरू करते हैं ना वैसे हम चलना शुरू करें, हमें अपने आप पता चल जाएगा, 6 से 5, 4, 4 से 5, तो 6 से 1, 1 से 3, तो क्या चीज जाएगा, तो 5 और 3 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, और 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसे ध्यान से समझने की बात यह है इसमें कि इसमें ट्रिक मैंने क्या बताई कि यदि दोनों में से कोई ऐसी संख्या है जो क्या हो जाती है, हमें दोनों में दिखाई पड़ती है, तो हम उसे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज ले लेते हैं, घड़ी की दिशा में ले लेते हैं, और उसी तरह से हम उसे घुमाते चले जाते हैं जहाँ जो हमें यानी कि सेट बैठता है। जैसे यहाँ 4, तो 4 का लेना होता है ना तो 1 होता है, क्योंकि यहाँ ये आ गया, और तो 1 और 4 विपरीत होंगे, फिर इसी तरह से इधर आ गया, इधर आ गया, तो 5 के विपरीत कितना होगा, ये 3 होगा। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें अर्थव्यवस्था में यानी 17.5 यातायात में, 45 अन्य है, 37.5 कृषि के लिए, 150 करोड़ रुपए क्या होता है, यानी कि कह रहा है कि यदि कुल व्यय 150 करोड़ रुपए है तो बताइए कितना होगा। तो इसे क्या कर लेंगे अलग, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, इसे पूरा जोड़ लेंगे। ठीक है, ये कितना है, और फिर उसके बाद यातायात का निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि कृषि, सॉरी आधा क्वेश्चन पढ़ा था, यदि कृषि पर कुल व्यय का 150 करोड़ रुपए हो, कृषि इतना है ना, ठीक है, तो कृषि इतना है तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, 100% है, या जितना भी है इसे पहले हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, और उसी से हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। 5 और 5 10 हो गया, पूरे इसे जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 5 10 यानी 0.0, 7 7 14, 14 और कितना हो गया, 1,
15 हो गया। तो वैसे भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जो है इसको बिना जोड़े भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये करेंगे, एक एक नियम लगा देंगे। ठीक है, 37.5, ठीक है 37.5 है किसके बराबर, 1500 यानी 150 के। ठीक है, तो 17.5 किसके बराबर हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताता हूँ फिर से मैं आपको। ये सब दिए गए ना, कह रहा है ये इसके बराबर है, तो 37.5 ये बराबर है 150 के। ठीक है, तो अब हमको निकालना है एक किसके बराबर होगा, तो एक यानी 150 बटे इतना, तो पूछेगा कि 17.5 किसके बराबर है, तो 150 बटे 37.5 और गुणे 17.5। हमें कुल व्यय नहीं निकालना है, हमें सिर्फ निकालना है 17.5, तो 17.5 इतना हो जाएगा। दोनों का दशमलव क्या हो जाएगा, अलग हट जाएगा। और अब इसके बाद इसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 7 3 10 5 15, 7 1 8, 8 5 13, ये दोनों नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ ऐसा संभव है कि किससे कट जाए, 5 से कट जाए। ठीक है, तो 5 से काट दीजिए, 5 सते 35 और 2 37 25। ठीक है, और फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिया 15, 2 17 और ये 35 आ गया। 75 दूनी कितना आया, 75 दूनी हो गया, ठीक है 150, और 35 दूनी कितना हो गया, 70। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैसे भी आप क्या चीज़ करें, इसे निकाल लें, यहाँ पर 70 करोड़ रुपए हो गया। दोनों में अंतर देखें, 37 और 37 का आधा कितना हुआ, 37 का आधा हुआ 16.5। ठीक है, तो 16.5 तो लगभग 75 करोड़ के करीब, और ये उससे थोड़ा सा क्या चीज़ है, यानी कि कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस 70 करोड़ के करीब आ जाएगा। आगे है, इसमें कह रहा है कि ये सारणी दी गई है, आय इतना है, व्यक्तियों की संख्या इतना है, प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति औसत आय इसमें निकाली जानी है। तो अब इसके लिए तो यानी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि औसत की बात कर रहा है। ठीक है, तो औसत के लिए हमें निकालना वही है। इसमें हम बनाएंगे कि ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ 0 से 1, तो हम यानी कि x की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पर f लेंगे, और यहाँ xf लेंगे। इसमें हमें निकालना है औसत। औसत का मतलब होता है समांतर माध्य। तो यहाँ पर आएगा 0.5, ये आएगा 1.5, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़कर आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा। ठीक है, और यहाँ पर 2.5, और यहाँ पर हो जाएगा 3.5। यहाँ पर है 13, 90, 81 और है 117, 117। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, वैसे चाहें तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 13×5 = 65 यानी कि 6.5। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लेंदी था। ठीक है, और यानी कि 15 नहीं है 105, 15 नहीं है 135, तो 135.0। ठीक है, और इसके बाद है 25 यानी 2.5 और 81, तो 25 अट्ठे 200, और फिर 25 से कम 25, तो इसके बाद 202.5, और इसके बाद 117 में 4 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, 5 3 8, 4 ही आएगा। ठीक है, 5 3 8, तो 4 आएगा। 7 चौक 28,
और 4 7 28 और 2 30, 117 है, सॉरी 117 है। तो 7 चौक 28, 11 चौक 44 और 44 और 2 कितना हो जाएगा 46। इनको सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 6 3 9, 9 2 11 और 11 1 12 और 12 1 13 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद है 3 6 3 9, 9 2 11। ठीक है, 1 2 1 3 और 4 3 7 और 1 8। तो 812 आ गया। ठीक है, और इनको सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जो आएगा 12 और 90, 13 और 90, 103 और 1 104 और 8 84 और 200, यानी 300 और 17, 84 3, 284 और 17 हो जाएगा 301। तो ये 301, तो 812 को आप 301 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको भाग देंगे तो ये लगभग 301 से भाग देंगे तो 2, क्योंकि 3 दूनी 6, तो आएगा 2। और इसके बाद आ जाएगा इसमें 812 है और ये 300 है, तो 2 दशमलव, ये क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, बस यही आपका, इसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 आ गया तो 2.69 यही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है एक निरीक्षक 0.8 मीटरों को खराब होने के कारण रद्द कर देता है, तो 2 मीटरों को रद्द करने के लिए कितने मीटरों का परीक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 0.8% मीटर खराब होने पर रद्द करता है और 2 मीटरों को रद्द करने के लिए उसे कितने मीटर चाहिए। तो वो जो यानी कि करता है इसमें, यानी कि 0.8% का मतलब क्या चीज़ हो गया कि 8 मीटर किस में करता है, 100 में करता है। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि 0.8 मीटर रद्द करना है, प्रतिशत है ना, तो 0.08। ठीक है, इतने के लिए जो है ना 100 मीटर यानी कि 100 करता है। अब इसके बाद इसी तरह से हम ये ले लेंगे कि दशमलव यानी कि आगे 0.8, इसको रद्द करने के लिए उसे कितने का करना पड़ेगा, इसमें इसे जो 100 है उसे और करना पड़ेगा, यानी 100 और लेना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा। तो 100 मीटरों का उसे और परीक्षण करना पड़ेगा। चलिए, अब इसी तरह से हम यानी कि देखते हैं कि 8 और 8 यानी कि 8 और 8 कितना हो गया 0.16। ठीक है, 0.16 के लिए इतना करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर यदि हम इसे क्या कर दें इसका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 200.16, ये पहले क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा। 0.8% मीटरों को खराब होने पर रद्द कर देता है, तो 0.8% का मतलब क्या हुआ, 0.8 कितना है 100 में से, इस तरह से 0.8 कितना 100 में से, तो 200 में से कितना 0.16। अब हमें पता है कि 16 में से हम क्या करते हैं 5 का गुणा करते हैं, तो 16 पंचे कितना होता है 80 होता है। ठीक है, तो 0.8 के लिए, ठीक है, इसमें 0.8 के लिए आपको कितना करना पड़ेगा 1000। ठीक है, तो 0.8 के लिए आपको इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 1000। 0.8 के लिए 1000, तो फिर 0.8 के लिए कितना हो गया 1000 हो गया, और फिर उसके बाद 0.4 के लिए तो कितना करना पड़ेगा 500, तो कुल कितना हो गया 2500 मीटर। इतना, यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है
तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें यह है कि 0.08 के लिए कितना है, 100 मीटर वो चेक करता है। ठीक है, इतना रद्द करने के लिए 2 मीटर कितने में रद्द करेगा। ठीक है, तो 2 मीटर रद्द करने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, तो 2 मीटर रद्द करने के लिए 100/0.08 और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके डेसिमल हटा दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से इसको करिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से 100 को करेंगे तो 25 आएगा और 2 जीरो और हो जाएगा, अब आ गया 2500। अब आया समझ में। 0.8 यानी 8 रद्द करता है 100 में से, तो 2 में से कितना करेगा, तो 100/0.08 गुणे 2 और ये हो जाएगा 2500। तो उसे 2500 चेक करने पड़ेंगे, क्या करने के लिए, रद्द करने के लिए। ठीक है, अब कह रहा है एक घन के आयतन तथा उसके घन के अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो घन का आयतन का मतलब क्या हुआ कि जो है a³ ठीक है और अनुपाते। अब यानी कि ये घन है, इसमें जो गोला आएगा ठीक है, तो उसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यदि ये a है तो a/2 हो जाएगी ना। तो जब a/2 हो जाएगी तो त्रिज्या हो गई a/2 और जो गोला है उसका आयतन होता है 4/3 पाई और a/2 की घात 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। a³ अनुपाते 4/3 पाई यहाँ लिखा हुआ है और ये गुण हो जाएगा a की घात 3 और बटे कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 4 दूनी 8, a³ से a³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ 3 है, 3 दूनी 6, 6 इधर आ जाएगा और इधर सिर्फ क्या बचेगा, पाई बचेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, आपका उत्तर हो गया कितना, 6:पाई। ठीक है, 6:पाई इतना हो जाएगा। इस बात कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है। गैर मौखिक संप्रेषण यानी कि जो जो है गैर मौखिक संप्रेषण, ये मौखिक का मतलब क्या है। ठीक है, मौखिक का मतलब मुख से कहा जा गया हो और गैर मौखिक का मतलब क्या हुआ, जो मुख से ना कहा गया हो। तो इसमें शारीरिक हाव भाव भी आएगा, चेहरे की अभिव्यक्ति भी आएगी, प्रतीक भी आएगा। ठीक है, कौन नहीं आएगा, बातचीत। बातचीत का मतलब मौखिक बोला जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वह जो मानता है कि सभी चीजें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें भाग्यवादी कहा जाता है। नहीं, भाग्यवादी तो होता नहीं, कि जो भाग्य में लिखा होगा। फिर अहमवादी ये भी नहीं होगा। ठीक है, तानाशाह ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है जो भी सभी चीजें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन होगा, ये होगा नैतिकवादी। ठीक है, भाग्यवादी नहीं होगा। जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा, वो तो कहता है ना। ठीक है, यानी भाग्य के अनुसार होगा। इसमें कह रहा है 8 दिसंबर 2007 को शनिवार, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कर लीजिए। देखिए 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था ना। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि 2006 जो है वो लीप ईयर है अथवा नहीं है। तो 2006 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता। जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 8 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक। ठीक है, तो 7 दिसंबर को वर्ष समाप्त होगा, तो उस दिन क्या होगा, शनिवार होगा। तो अब 8 दिसंबर 2006 को, ठीक है, यानी कि पहले का पूछ रहा है, बाद का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले का पूछने का मतलब क्या हुआ, तो उस समय शनिवार था। तो इसका मतलब है कि 8 दिसंबर को जो रहा होगा, ठीक है, वो 8 दिसंबर को वो वाला दिन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या था, शनिवार से हम क्या करेंगे, शनिवार बाद का दिन है ना। ठीक है, मेरी बात समझिएगा कि 8 दिसंबर 2006 को इसे इस तरह समझ लीजिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, उल्टा करके समझ लीजिए कि 8 दिसंबर को जो दिन था वो 7/2006 को
वो 7 दिसंबर 2000, ठीक है, 7 को होगा। समझ में आया? अब यहाँ से जो यानी कि 7 दिसंबर है ना, 8 दिसंबर को, तो 8 दिसंबर को तो शनिवार है, तो इसका मतलब 7 दिसंबर को कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन है? शनिवार से पहले कौन सा आता है? तो शुक्रवार आता है। बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? ये पहले का पूछ रहा है ना, तो पहले का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना होता है ना, आगे का निकालने के लिए +1 करते हैं, पीछे का निकालने के लिए -1 करते हैं। ठीक है, जो अपना नियम बताया मैंने वो यही है। और यदि आप समझना चाहें तो फिर से वही एक बार समझा देता हूं कि 8 दिसंबर, ठीक है, 2006 से लेकर के 7 दिसंबर 2007 ये एक ही दिन होगा। तो 7 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन है? शुक्रवार है ना। तो इसका मतलब क्या चीज हुआ कि 8 दिसंबर को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। क्लियर है? अब इसमें अगला प्रश्न है कि इसमें लाभ, लाभांश और बोनस को दर्शाने वाला सबसे अच्छा कौन सा है? ठीक है, लाभांश और बोनस दोनों क्या होते हैं? लाभ होते हैं। आपका क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक वर्ग के अंतर्गत और बहिर्गत वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अंतर्गत और बहिर्गत का मतलब होता है, ठीक है, वर्ग बना है ना, ये वर्ग हो गया, ठीक है, तो इसके अंतर्गत वृत्त ऐसा होगा जिसका जो रेडियस होगा वो इसके आधा होगा, तो a/2 होगा। समझ में आया? पहला का रेडियस ये हो गया। बहिर्गत वृत्त का मतलब हो गया ये है और ये ऐसे होगा, तो ऐसे में ये होगा ना d, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका यहाँ से यहाँ तक यानी कि पूरा हो जाएगा। ये इसका जो डायगोनल है और वही इसका हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी इसको निकालने के लिए हम करते ही है ना, ये है हमारा पौधायन पाइथागोरस, ए है, तो ये कितना हो जाएगा? a√2 होता है। ठीक है, तो a√2, तो दूसरे के लिए जो r हो जाएगा वो a√2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, 2 होगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। तो अब इसके लिए जो यानी कि निकालना है वो अब निकालिए। पहले क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? पहले क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग के अंतर्गत और बहिर्गत। तो अंतर्गत का मतलब क्या चीज हो गया कि a/2 का स्क्वायर और अनुपात ए, ठीक है, a√2/2 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये इसका जो यानी कि वैल्यू है या मान है वो कितना आएगा? ये a² और बाई कितना हो गया? 4 यानी कि a² और ये हो जाएगा 2 और बाई 4, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a और a कैंसिल हो जाएगा, इसे भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आया 1। ठीक है, अब इसका इधर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात जो होगा वो 1 और अनुपात कितना हो जाएगा? 2। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है x + y + z = इतना, x-2 y + 1 z-3, इसका जो अधिकतम मान है कितना होगा? तो अधिकतम मान का बात यहाँ ध्यान से समझिएगा। अधिकतम मान होने का मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि x + y + z 13 है, ठीक है, तो x + y + z, इसका मतलब इतना हो गया। तो इसका मतलब हुआ यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, ठीक है, x तीनों को हम जोड़ें तो x - 2 प्लस y + 1 प्लस z-3 इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा? x की वैल्यू यानी कि 13 और -2 + 1 - 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों की जो वैल्यू है वो x - 2 और प्लस y + 1 और प्लस z-3, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 13, 1 14 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ आप क्या चीज़ करेंगे, यानी कि हम इसे अलग अलग, यानी कि इसमें सिर्फ ट्रिक लगानी हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 3 + 3 + 3। तीनों क्या चीज़ हो गया, 3 3 3 हमने लिख लिया। यदि इतना लिख लिया तो x-2 = 3 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वैसे भी हमें x-2, इसकी वैल्यू कितनी, 3 हमने निकाली है, ठीक है, और y+1 की वैल्यू भी 3, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, 3 निकाली है, 3 निकाली है। तो अब यहाँ पर तीनों का गुणनफल क्या कह रहा है, तीनों का गुणा कितना होगा। तो तीनों का गुणा होने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों को यदि हम गुणा करें तो इनकी 3 और गुणे 3 और गुणे 3, 3 तिया 9 तिया कितना हो गया, 27, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 27। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो फिर समझ लीजिए, x+y+z ये इतना है, तो इनको तीनों को यदि, यानी कि इसमें हम एक में -2 कर दें, एक में +1 कर दें, इसमें -3 कर दें, तो हमें क्या हो जाएगा, 13 में से फिर इतना ही कर देंगे तो 9 आएगा। और तीनों अलग अलग हैं तो उन्हें हम 3 + 3 + 3 में से अलग अलग हमने कर लिया है, और उन्हीं को ही हमने उनकी वैल्यू निर्धारित कर लिया है। तो इसमें क्या कर, अधिकतम मान की बात कर रहा है, ठीक है। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, उतना ही आएगा, 27 हो गया आपका। अब अगला कह रहा है कि किट्टू मोहन व सोहन के बीच में है, ठीक है। मतलब जो किट्टू है वो किसके, मोहन और सोहन के बीच में है। मोहन यहाँ सोहन यहाँ, या सोहन यहाँ मोहन यहाँ, अभी कोई चीज़ बता नहीं रहा है। राजू सोहन के बाएं तरफ तथा श्याम मोहन के दाएं तरफ है, ठीक है। अब इसमें यदि सोहन मोहन के बाएं बैठा है, अब कह रहा है ना सोहन और मोहन में, तो सोहन मोहन के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, इससे हमें निर्धारित हो गया, ठीक है, कि जो मोहन है वो इधर रहेगा और सोहन किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो यहाँ सोहन हो गया, यहाँ किट्टू हो गया, यहाँ मोहन हो गया, ये तीनों तो हो गए, ठीक है। उत्तर की तरफ मुंह करने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर से इसे निर्धारित के लिए, राजू सोहन के बाएं तरफ, राजू सोहन के बाएं, तो सोहन यहाँ पर है, तो राजू कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और श्याम यानी बाएं तरफ, तथा श्याम मोहन के दाएं तरफ, मोहन के दाएं तरफ कौन हो जाएगा, ये श्याम हो जाएगा। तो हो तो गए सभी, 1 2 3 4 5, ये लीजिए किट्टू को यहाँ नीचे उतार के बैठा दीजिए। अब कह रहा है तो सबसे दाएं कौन सा है, तो सबसे दाएं कौन सा है, ठीक है, जो सबसे बाद में आपने बैठाया है, तो कौन सा है, श्याम है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, ठीक है, ये 15 मीटर चला, वहां से वह 12 मीटर ऊपर, यानी ऊपर की ओर आता है। देखिए यहाँ से फिर समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक आया है वो, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 15 है, ठीक है, ये 15 चला दक्षिण की तरफ, यहाँ से 15 चला। अब कह रहे हैं यहाँ से 12 मीटर उत्तर, यहीं से फिर क्या करेगा, 12 मीटर उत्तर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 3 हो जाएगा। तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, लीजिए 4 मीटर चला दिया। अब कह रहा है, ठीक है, किस दूरी पर है, ये 5 तो आ गया आपका। अब 5 किधर है, यहाँ से, अब नियत निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, यहाँ से खड़े होकर दूरी यानी डिस्टेंस देखिए, तो किधर की तरफ हो जाएगा, ये आपका है उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, तो उत्तर और पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है, सॉरी, किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में। तो इधर की तरफ नीचे तरफ आता है ना, नीचे की तरफ है, ऐसे देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम होगा, और यदि इधर की तरफ होता तो उत्तर पश्चिम देखते, तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो गया। चित्र की तरफ इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी माँ, ठीक है, ये स्त्री है, इसकी यहाँ पर क्या हो गई, माँ हो गई, इसकी माँ मेरे पिता की, ठीक है, चलिए, अब ये हो गया स्त्री और ये हो गई उसकी माँ, तो इसकी माँ मेरे पिता की माँ है, ठीक है,
इसकी माँ मेरे पिता की माँ है। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि यहाँ पर तो क्या है, व्यक्ति है, और ये इस स्त्री की, देखिए एक किसी चित्र की में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी माँ, इसकी माँ की माँ ये है, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। तो मेरे पिता की माँ का मतलब इसकी माँ की माँ, अर्थात क्या हो जाएगा, इसका पिता यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, आदमी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि ये इसके पिता हैं और ये उसकी क्या है, माँ है। अब कह रहा है कि आदमी का चित्र वाली स्त्री से संबंध क्या है। ठीक है, तो इसका इससे क्या संबंध है, तो चाचा, ममेरा भाई, या पौत्र, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अब ये जो है, यानी कि इसमें से आपका ये हो सकता है कि यहाँ पर स्त्री है ना, ये जब स्त्री है, ये जो है ना इसकी, यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसकी बहन हो गई। ठीक है, पिता की। अब पिता की बहन की क्या चीज़ है, ये लड़की है। पिता के बहन की ये लड़की है, तो ये जो है वो क्या चीज़ हो जाएगा, इसका हो जाएगा ममेरा भाई। आदमी का संबंध पूछ रहा है, यदि स्त्री का संबंध पूछता तो क्या चीज़ हो जाता, ठीक है, मम्मी यानी कि फुफेरी बहन, तो फिर अंतर हो जाता, ये उत्तर हो जाता। चलिए, इसमें कुल कितने क्या हैं, आयत यानी कि इस चित्र में कुल कितने वो हैं, तो इसे क्या कीजिए, इसे आप लोग अलग से बना लीजिए। ठीक है, इसे इस तरह से बनाइए कि ये वाला चित्र क्या हो जाए, इस तरह से हो जाए, और फिर क्या करिए, इसे ऐसे बना लीजिए, और फिर क्या करिए, इसे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो जब ये आप इस तरह से कोई एक त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ इसे 20 से काट देते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी होती है, 1 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाती है, तो 3 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि यहाँ पर इस वाले में जब देखेंगे तो 3 तो बड़े वाले में हो गया, 3 छोटे वाले में, इसी तरह से। ठीक है, 3 इधर से हो गया और इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया। ठीक है, और फिर इसी तरह से 3 इसमें होगा और फिर 3 इसमें हो जाएगा। तो ये कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। इसमें कुल 24 जो है आपके वो होंगे, जो त्रिभुज हैं वो बनेंगे। ठीक है, इसके लिए यदि आप लोग बताइएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि इसमें चित्र कैसे आप यानी काउंट करते हैं। कह रहा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। कह रहा है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं 7 क्रमागत, वैसे तो हम अलग अलग लेते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बिल्कुल मैं सरल से लेता हूँ। एक एक्स हो गया, ठीक है, एक हो जाएगा एक्स, तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस यानी कि 1, फिर x+2, x+3, x+4 और x+5 और x+6। ठीक है, तो इतना हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7x इक्वल टू 1617। अब इसे जोड़ेंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 17 और 17 और 3 20। तो इसमें क्या कर दीजिए, 20 घटा दीजिए। ठीक है, तो आ गया x की वैल्यू आ जाएगी 1 6। ठीक है, 1 6 और सॉरी 17 में से 20 घटाएंगे तो देखिए 16 और 17, इसमें से 20 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आया आपके पास 7। ठीक है, और यहाँ आया 9। ठीक है, और फिर यहाँ आएगा 1 5। अब इसे 7 से विभाजित कर दीजिए।
ठीक है। तो 1, 5, 9 और 7, इसे 7 से विभाजित करेंगे। 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। और फिर 7 दूनी 14, फिर 7 7 49, तो 227 पहली संख्या आ गई। अब जब 227 पहली संख्या आई तो 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 7 संख्याएं हो गई। अब इसमें पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसमें कुल कितनी, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आ गई, बताइए कितनी है। एक ये अभाज्य संख्या है और ये क्या चीज है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से विभाजित ना होती हो, ठीक है। सॉरी ये तो कट जाती है, ठीक है। ये वाली है दो संख्याएं, 229 और 233, ये दो अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी और से भाजित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना है तो इतना कितना हो जाएगा, ठीक है। इसे करने के लिए आपको इसमें करने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इसका जो मान है ना इतना ले लीजिए, p बराबर 3 के और इसका मतलब q बराबर 11 के। चाहे तो वैसे भी कर लीजिए, चाहे तो वैसे भी कर लीजिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है इतना बराबर के ले लेंगे ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा कि p का मान 3 के है, ठीक है। और q जो है, q का मान कितना हो जाएगा, 11 के। ये बराबर यदि आप यानी कि p और ये इसका मान इतना ले लें तो हो जाता है इसका मान, ठीक है। ये p का मान अब यहाँ पर कितना रखेंगे, 12 और गुणे 3 के और बटे 33 और गुणे कितना हो गया, 11 के, ठीक। फिर माइनस 34 और गुणे 11 के और सॉरी यहाँ 11 के नहीं, यहाँ 3 के और माइनस 3 गुणे 11 के, इतना हो गया। चलिए अब जो है इसको सॉल्व करिए। 22 दिया कितना हो गया, 66 के, तो इस समय आप लोगों को बता रहा था, माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्ब के लिए। 22 और p की जगह 3 के कर दीजिए और बटे 33 और गुणे 3 के कर दीजिए, ऋण 34 गुणे 11 क्यू के कर दीजिए और यहाँ पर माइनस 3 गुणे 11 के कर दीजिए, ठीक है। तो अब इनका जो यानी आप लोग चाहें तो अलग अलग कर लीजिए, नहीं तो बिल्कुल इसको इजीली भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, 22 है, यहाँ 11 है, तो आप 11 बाहर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मेरी बात अच्छी तरीके से समझिएगा, 11 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। 11 के बाद
देखिए यहाँ 22 में से क्या है, 2 भी है और यहाँ 34 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा 3 और माइनस कितना बचा, सिर्फ 2। ठीक है, 11 दूनी 22 ले लिया, सॉरी 17, यहाँ पर बचा 17। ठीक है, अब इसके बाद नीचे वाले में हम क्या करेंगे, 33 कॉमन ले लेंगे, 33 सीधा सीधा कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास क्या, 3 और माइनस यहाँ पर 1, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 11 से इसको काटेंगे, 3 बचेगा, तो हमारे पास बचा 2/3, और यहाँ 17 है, 17 में से 3 निकला कितना, ठीक है, तो कितना बचेगा, -14, और यहाँ 3 में से तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -14 बटे बचेगा 3, तो -14/3 है इसका। चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 22 तिया 66 ले लीजिए, 33 तिया 99 ले लीजिए, 34 में 11 से गुणा कर लीजिए, 3 में 11 से गुणा कर लीजिए, के कट जाएगा। ठीक है, आपका इतना ही बचेगा हर हालत में। तो कितना बचा, -14/3। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आया वो हो गया डी, 14/3। एक काल्पनिक भाषा में इसे 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 लिखा जाता है, यदि 10 को बी ए लिखा जाए तो डी सी एफ इतना इतना का मान क्या होगा। अब देखिएगा, इन्हें का मतलब क्या हुआ, इनका सबका ये जो दिया हुआ है ना, कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जैसे बी ए लिखना है तो बी ए का मतलब 10, यानी कि 0 और यानी कि 1 और ये, तो डी सी, तो डी और सी का मतलब क्या हुआ, डी का जो कोड होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, डी सी का हो जाएगा 3 2। ठीक है, यानी कि 32, और फिर गुणे एफ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब आया गुणे 5, क्योंकि छठवें पर 5 आएगा। फिर इसके बाद है माइनस, अब यहाँ करेगा बी एफ का मतलब क्या हुआ, बी कितना है, 1 है। ठीक है, और एफ का मतलब कितना हो गया, एफ है 5, तो 15 हो जाएगा। तो इसमें डी सी का जो दिया हुआ है, फिर से निकाल लेते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। डी और सी, डी सी का मतलब कितना हुआ, 32। ठीक है, कितना आया, 32, और गुणे एफ का कितना है, 5 है, माइनस ब्रैकेट बनाइए, बी का 1 है, एफ का 5 है, 15 हो गया, माइनस जो डी है, तो डी का कितना होगा, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, तो डी का आया 3, ब्रैकेट बंद, और गुणे फिर कितना है डी से, यानी 3 से फिर गुणा करना है, तो 32 पंचे कितना होता है, 160, माइनस 15 में से 3 निकालिए, कितना हुआ, 12, और इसमें से जो माइनस करेंगे वो कितना आएगा, 15 में से 3 माइनस करने पर 12 आएगा, 12 तिया कितना हो गया, 36। ठीक है, 160 में से हम 36 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 4। ठीक है, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 निकला, कितना आया, 2, 100 कितना बचा, 24। तो 124 का मतलब हुआ कि तो 124 का मतलब कितना हो गया। ठीक है,
तो बताइए 124 का मतलब, एक कितना हुआ बी का, दो कितना हुआ सी का, और चार किसका हुआ ई का। तो कितना हो गया बी सी ई आपका हो गया। तो बी सी ई आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें के अभाज्य गुणनखंड करने पर दो कितनी बार आएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम इसे क्या करें, इतने में सबको हम विभाजित करें तो अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका, यानी कि इसमें कितना दो से कितने, कहने का मतलब है कि सम वाली संख्याएं कुल कितनी है हम इसमें से काउंट कर लेते हैं और उसी में से निकाल लेते हैं कि दो कितनी बार आएगा। तो है थोड़ा सा लेंदी प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न इसी तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर जो यानी कि प्रश्न है वो हमको ये दे रहा है कि 1 से लेकर के 50 तक यदि गुणा करें और अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसमें, दो किस में आएगा। तो दो किस में आएगा, इसे समझते चलिएगा। एक तो दो में आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद किस में आएगा, दो में आ गया, चार में आ गया, छः में आया, छः में आएगा, फिर आठ में आएगा, फिर 10 में आएगा, 12 में आएगा, चौदह में आएगा, 16 में आएगा, 18 में आएगा, 20 में आएगा, ठीक है, 22 में आएगा, 24 में आएगा, 26 में आएगा, 28 में आएगा, 30 में आएगा, 32 में आएगा, 34 में आएगा, 36 में आएगा, 38 में आएगा, 40 में आएगा, 42 में आएगा, 44 में आएगा, ठीक है, 44 के बाद आएगा 46 में, 46 के बाद आएगा 48 में, और फिर किस में आएगा, 50 में आएगा। ठीक है, तो इतनी सम संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कम से कम तो क्या चीज़ हो गया, क्योंकि इसी में ही दो मिलेगा, दो और कहीं नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मतलब यही है और कुछ नहीं है, और कहीं नहीं मिलेगा। तो अब देखिए हम यहाँ निकालेंगे इसमें दो कितने होंगे, सिर्फ एक बार आएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा एक, यहाँ पर दो कितने मिलेंगे, ठीक है, तो दो के कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। छः में दो कितने मिलेंगे, एक मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आठ में कितने मिलेंगे, दो, तीन मिलेंगे। 10 में कितने मिलेगा, एक मिलेगा। इसमें कितने मिलेंगे, 12 में दो मिलेंगे। 14 में कितने मिलेंगे, एक मिलेगा, 7 दूनी 14। और 16 में कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, निकालना है कि कुल चार कितने, यानी दो कितने आएंगे। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम इसे वैसे यदि सॉल्व करना चाहें, यहाँ तक तो मैंने क्या चीज़ कर लिया, 16 तक लिख लिया, चलो 20 तक लिख लेते हैं। 18 में कितना आएगा, एक। 20 में कितना आएगा, दो। 22 में कितना आएगा, एक। इतना हो गया ना। तो इसके बाद 24 में कितना आएगा, दो। ठीक है, 26 में एक, दो, एक, तीन, और इस यहाँ पर आएगा दो। ठीक है, तीन और दो पाँच, पाँच दो सात, और यहाँ पर आएगा पाँच, सात पाँच बारह, बारह, और यहाँ पर आएगा एक, 13। ठीक है, 13, और इसके बाद 36 में आएगा, ठीक है, दो, 13 दो 17। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें, चलिए वैसे मैं लिख करके आपको बता देता हूँ, इतना तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी तो पड़ रहा है, पर इसको करना तो पड़ेगा ही आपको। तो यहाँ पर
मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक यानी 22 तक का कर लिया है। 22 में कितना है? 1 है। ठीक है। 24 में कितना मिलेगा हमको? 2 मिलेगा। ठीक है। 24 में 2। इसके बाद 26 में मिलेगा 1। 28 में मिलेगा 2। 30 मिलेगा 1। 15 दूनी 30। 32 में मिलेगा 5। ठीक है। 24 में मिलेगा 34 में मिलेगा 1। 36 में मिलेगा 2। 38 में मिलेगा 1। ठीक है। 40 में मिलेगा आपको 3, क्योंकि 8 पंचे 40 तो मिलेगा 3। 44 में मिलेगा 11 चौक 44 तो 2 मिलेगा। सॉरी 42 है। 42 में आपको मिलेगा 21 दूनी 42 1। ठीक है। 44 में मिलेगा 2। 46 में मिलेगा 1। 48 में मिलेगा बरचौक 48 और तो 48 में मिलेगा 3 और 2 4। हाँ 4 मिलेगा और यहाँ मिलेगा कितना? 50 में 25 दूनी 50 1। ठीक है। अब इनको सबको आपको काउंट करना है, तभी आपको क्या हो जाएगा? इसका मिल जाएगा 1 2 3। ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। तो 14 तो ये हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7। 7 दूनी 14। 14 दूनी 28। ठीक है। ये हो गया। और फिर इसके बाद है 28। अब इसके बाद हमें 3 लेना है तो 1 और 2। ठीक है। 2 जगह सिर्फ क्या आया है? 3 आया, 3 बार आया है। तो 6 8 6 14 यानी कि 34 हो गया। और 34 के बाद 5 जो है वो हमारा एक जगह आया है तो 34 और 5 हो गया। 5 और 4 9। ठीक है। और फिर हमें 4 को काउंट करना है। 1 और 2। 2 4 हैं तो यानी कि 39 और 8 प्लस कर देंगे तो आएगा 47 तो 47 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कुल आएंगे 47। इसका उत्तर होगा 47। आप लोगों को समझना यह है कि इसमें जितने भी सम संख्या हैं उनको ले लीजिए और हर एक में कितने कितने बार 2 आया है उसे जोड़ लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। वो हो जाएगा 47। चलिए आगे है PQRSTU। एक वृत्ताकार घेरे में सम्मुख क्या हुए हैं? बैठे हैं। ठीक है। ये गोला बना दिया। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 ये बैठे हैं। ठीक है। अब इसमें कह रहा है पी क्यू के सामने बैठा है तो पी को कहीं पर भी बैठा दीजिए। यदि पी आप यहाँ बैठा देंगे तो क्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा। या पी यहाँ हो गया तो क्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। कहीं भी बैठा दीजिए। क्यू टी के दाहिने ओर और आर के बाईं ओर बैठा है। क्यू यहीं पर ले लीजिए क्यू को। यदि क्यू यहाँ पर है तो क्यू के यानी कि क्यू टी के दाहिनी ओर तो टी यहाँ पर हो जाएगा और आर के बाईं ओर तो आर यहाँ पर हो जाएगा। तो यही कर लीजिए। सॉरी ये हो गया। तो टी क्यू आर इतना हो गया। अब कह रहा है कि पी यू के बाईं ओर तथा एस के दाईं ओर है। पी जो है यू के दाईं ओर तो यू कहाँ पर हो गया? यहाँ पर हो गया। और एस के कहाँ पर है? बाईं ओर, यू के बाईं ओर तो यू यहाँ पर, सॉरी यहाँ यू यहाँ पर हो जाएगा, एस यहाँ पर हो जाएगा। बैठा है तो आर के विपरीत कौन बैठा हुआ है? ठीक है। तो आर के विपरीत कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। ठीक है। आपका उत्तर क्या हो गया? यू हो गया। बिल्कुल सरल प्रश्न था। सभी पुस्तकें क्या हैं? पत्तियां हैं। ठीक है। ये सभी पुस्तकें हैं और ये सभी पुस्तकें क्या हैं? ये पत्तियां हैं। अब कह रहा है कुछ पत्तियां वन हैं। ठीक है। तो कुछ पत्तियां वन हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा हो सकता है
ठीक है, कुछ पत्तियां वन है, कोई भी वन संदूक नहीं है। ठीक है, कोई भी, कुछ पत्तियां वन है, कोई भी वन संदूक नहीं है। तो संदूक और वन के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ वन पुस्तकें हैं, बिल्कुल नहीं। जब इसके यानी वन और पुस्तकों का कोई रिलेशन नहीं दिया तो कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर कह रहा है कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है, तो कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है। इसमें कह रहा है कि कोई भी पुस्तक संदूक नहीं है, संदूक और पुस्तक का ऐसा कोई यहाँ पर यानी कि रिलेशन हमारे पास नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जब ये नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी पुस्तक यानी कि संदूक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुछ पत्तियां संदूक हैं, तो कुछ पत्तियां संदूक हैं, तो पत्ती और संदूक, ठीक है, ये बिल्कुल रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इनका रिलेशन नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या हो गया कि केवल बी का अनुकरण करता है। तो हमारा क्या है, उत्तर सही है सिर्फ बी, यानी केवल दो का अनुकरण करता है। कह रहा है इन्हें वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा। देखिए ई एल ई सी, ई एल ई सी, ई एल ई सी, ई एल ई सी सब में आ गया है। तो ई एल ई सी के बाद क्या आ रहा है, टी, टी, टी और आई। ठीक है, देखिए तो टी और टी, अब इसके बाद सब में टी टी आ गया ना, तो पहला नंबर कौन, ये। ठीक है, अब उसके बाद आर आया है, टी के बाद आर आया है, ओ आया है, आई आया है और ओ आया है। ठीक है, तो अब आई वाला क्या हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। ठीक है, अब आर यहाँ पर आया, आर यहाँ पर आया और ओ यहाँ पर आया, तो ओ पी क्यू आर आता है ना, तो ओ पहले आता है बाद में आता है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका यानी कि तीसरा जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ए एल ए सी टी ओ आर। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। कह रहा है एक व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है, वो तो होगा ही। उसका मुंह पश्चिम यानी मुंह पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, कुछ मत करिए, उसे सीधा खड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो जब उसे सीधा खड़ा कर देंगे तो ये हो गया ना ऐसा। अब जब उस पश्चिम की तरफ था, वो सीधा खड़ा हो जाएगा तो इधर की तरफ देखेगा, जब इधर की तरफ देखेगा दाहिना उसका इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। तो किधर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है उसका हाथ। ठीक है, तो उसका कह रहा है कि उसका बायां हाथ, सॉरी, जो बायां हाथ है वो किधर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया, यानी कि व्यक्ति वो सर के बदौलत खड़ा हो चाहे सीधा खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी हाथों की दिशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 20वीं पारी और में 110 का स्कोर बनाया, अपनी औसत में 4 की बढ़त कर ली। 20वीं पारी के पश्चात उसका औसत क्या था। ठीक है, 20वीं पारी के पश्चात उसका औसत क्या था। कह रहा है बल्लेबाज ने क्या चीज़ किया है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि 20वीं पारी में बनाया ना 110, तो 19वीं पारी तक उसका औसत x था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 19x प्लस 110। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 20। अब ये हो जाएगा x प्लस 4, इतना हो गया, ये बराबर है x प्लस 4। बात समझ में आई कि नहीं आई। 19वीं पारी तक x था, तो उनको 19 से गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। 20वीं पारी में इतना है, अब 20 से डिवाइड कर देंगे, x और 4 का बढ़ोतरी किया, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 19x और प्लस 110 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20x और हो जाएगा 20 80 हो जाएगा। इसे इधर ले आइए और इसे इधर ले करके आइए। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो उसका जो औसत था, ठीक है, वो कितना था, अब यानी कि इसमें 30 आ, यानी कि 20वीं पारी में वो 19वीं पारी तक तो उसका औसत कितना था, 30 था। अब जो 20वीं पारी में उसका औसत हो जाएगा, तो 30 था, 4 बढ़ा दिया उसने, तो कितना हो गया, 34 हो गया। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 34 ही हो जाएगा। कह रहा है ALEP का अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी कितने अर्थपूर्ण शब्दों की रचना की जा सकती है। 1, 2, 3 अथवा क्या चीज़ है, यानी कि इससे ज़्यादा।
तो वैसे तो मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसे यानी कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन यानी ना करें, क्योंकि तो अंग्रेजी वाले ही कर सकते हैं और हम कुछ निश्चित नहीं इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ये LEAP इसका बनेगा। ठीक है, पेल बनेगा PALE, फिर है PEAL बनेगा। ठीक है, फिर P और LEA प्ली, ये बनेगा। अब 1 2 3 4 बन गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 से अधिक बनेगा। यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी ए का भाई है, बी और सी के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो निम्नलिखित में कौन सी सूचनाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का क्या है, भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है तो ये भाई है, निश्चित है। और सी ए का भाई है। ठीक है, सी ए का क्या है, भाई है, ये भी हो गया। अब कह रहा है यदि बी और सी के बीच संबंध स्थापित करना हो तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाओं का होना आवश्यक है। ठीक है, हमें क्या चीज़ चाहिए बताइए, सी का लिंक पता है ना, ए का भी लिंक पता है, और हमें बी का लिंक चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ क्या चीज़ है, सिर्फ 2 चाहिए, यानी कि केवल 2, यानी कि डी। यदि बी का लिंक पता चल जाएगा, ये पुरुष है या स्त्री है, तो इसका संबंध स्थापित हो जाएगा। चलिए इसके बाद है गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारियां। अब इनमें से सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगा, जनसंख्या से। जनसंख्या वृद्धि से क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, मृत्यु कहाँ आएगी, सबसे बाद में आएगी। ठीक है, जनसंख्या से बेरोजगारी बढ़ेगी, तो 1 और 4 कहीं पर है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, और कहीं मत खोजिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, और बेरोजगारी से, सॉरी ये तो वो दिया हुआ है, नहीं नहीं, 1 के बाद 4। ठीक है, तो 1 2 और 1 4, हाँ यही भी, यही इसमें बेरोजगारी और गरीबी 2 2 और 4 ये वाला है, मैंने यहाँ कहाँ लगा दिया, 2 4 1, क्योंकि 2 के बाद और कहीं पर ना आता है। तो जनसंख्या के बाद बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी के बाद क्या आएगी, गरीबी आएगी, गरीबी के बाद क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारियां होने के बाद क्या होगा, मृत्यु होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मृत्यु सबसे अंत में है और जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर है। आगे प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पर ये लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि उचित रूप से प्रतिस्थापित करें, तो इसमें यानी पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा कौन सा होगा। अब इसे क्या कर लीजिए, इसे आप यानी कि सामान्य तौर पर इसे लिख लीजिए। यहाँ पर कितना है, ये और ये और ये, इसे प्रतिस्थापित करना है। यहाँ 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस वाले का चिन्ह आएगा, या इसका आएगा, या इसका आएगा, या इसका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है यानी कि 90 दिया है, 90। ठीक है, और फिर 6 दिया है, फिर दिया है 8, और फिर दिया है कितना, 2। ठीक है, अब देखें 90 में 6 का गुणा करेंगे, भाग 2 का देंगे, तो यहाँ बराबरी का जो है ना, बराबर 90 में 6 का गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो पहला वाला तो आपका क्या होगा, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर आएगा वो वो सामान्य तौर पर आएगा ही आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद यानी कि यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 90 बराबर, ठीक है, 90 बराबर 6 भागे 8, ये भी नहीं होगा, और गुणे 2, 6 में 8 का भाग दें और गुणे 2 कर दें। ठीक है, तो भी यानी कि नहीं आएगा। इसमें बराबर गुणे करें और भाग 2 दें तो भी नहीं आएगा, भाग दें। ठीक है, 15 छक्का 90, तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 आ जाएगा। और इसके बाद बराबर, यहाँ पर बराबर लिख दें, तो 8 दूनी 16, ये भी क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई उत्तर नहीं होगा, इसमें सभी उत्तर इसके साथ गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
दो पाइप एक टंकी को 10 घंटे 12 घंटे भर सकते हैं, तीसरा पाइप इतने घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। इसके लिए बिल्कुल यानी कि जो सरल है सबसे तरीका वो यही है कि आप क्या करिए, एक्स वाई और जेड और वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई ये इसमें रख दीजिए। अपने आप इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अन्यथा आप वैसे करना चाहें तो वैसे कर लीजिए। इसमें 1/10, ठीक है, और प्लस 1/12 और माइनस 1/20। तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, ठीक है, 12×5 = 60, तो एलसीएम हो गया 60, ठीक है। 10×6 = 60 और 12×5 = 60, 20×3 = 60, तो आ गया 6×5 = 11 में से 3 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8/60, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा भरने में समय लगेगा, वो 60 को ऊपर कर देंगे, 8 को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो 15 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। 15 को भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, आपको मिलेगा 7 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 घंटा 30 मिनट है कहीं, ये है आपका, ये उत्तर हो जाएगा। 1200 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो तो अंतर कितना होगा। बिल्कुल, ठीक है। देखिए इसे आप ऐसे निकालिए, 1 वर्ष में इसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से इसका जो वो होगा वो कितना हो जाएगा, 12 रुपये आएगा, ठीक है। अब उसमें जब निकालेंगे हम, ठीक है, तो देखिए यानी कि आपको मैं बिल्कुल इजीली मेथड बता रहा हूँ, फार्मूले वगैरह कोई यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो 1200 का 1200 रुपये हो गए, ठीक है। 6 महीने जोड़ा जाता है तो 6 महीने का मतलब क्या हुआ, जो पेनी की क्या बोलते हैं दर 10/2 हो जाएगी, ठीक है। और समय भी क्या हो जाएगा, वो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। समय 1 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसे क्या कर दीजिएगा, काट देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 12×5 = 60, यही समझिएगा 60 यानी कि 60 रुपये हुआ। उसमें यानी कि 10% की दर से 1 महीने यानी एक का कितना हो जाएगा, 120 रुपये होगा। अब ध्यान दीजिएगा 60 रुपये तो होगा ही होगा, 60 रुपये का। अब हमें क्या करना है, 60 रुपये का निकालना है कि क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में इतने का ही और जुड़ जाता है, तो 10/2 और गुणे 1/100, ठीक है। तो ये और ये क्या कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आएगा, 3 रुपये आएगा, यानी 63 रुपये हो जाएगा। तो 60 रुपये ये हो गया और 63 रुपये आगे हो जाएगा, तो 123 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर कितने का आएगा, जनरली मैंने आप लोगों को बता दिया 3 रुपये का अंतर आएगा। चाहें तो फार्मूला करके कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जो ब्याज होता है वही फिर से क्या हो जाता है, उसमें जुड़ जाता है, यानी कि उस पर भी ब्याज लग जाता है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर पानी में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी के बहाव की दिशा में 30 किलोमीटर जाकर वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लगाती है, तो पानी के बहाव की गति क्या होगी। तो अब इसमें यानी कि दोनों दिया गया है, तो हम ये लेते हैं कि जो हमारा मोटर बोट है, ठीक है, उसका मोटर बोट की स्थिर पानी में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की एक्स है यानी 15 है, और हमें निकालना है पानी की बहाव की गति, उसे हम एक्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 किलोमीटर गया और 15 किलोमीटर, और जब बहाव के उधर जाएगा तो एक्स जोड़ देंगे और प्लस 30 बटे कितना हो जाएगा, 15 ऋण एक्स बराबर वही है 4 सही 1/2 घंटा, ठीक है। यानी कि इतने घंटे उसने लिए, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इस साल से गया, इस साल से वापस आया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 30 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे,
यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, और ये बराबर हो जाएगा 9/2। 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, 225 यानी 15 का वर्ग और बटे एक्स का वर्ग, इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 15 15 कितना हो गया 30, और 30 तियाँ क्या होता है 90, यानी कि इधर कितना आ गया 900, और गुणे 2/9 और बराबर हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 से इसको काटेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, जब ये 225 इधर आ जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जा करके यानी कि इसके साथ मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी इसमें से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200 यानी कि 25 आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका उत्तर मिला 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना है, हल करना है आपको, समय बराबर होता है, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो जब नदी यानी कि बहाव की दिशा में जाती है तो 15 और धन x हो जाएगा, और जब बहाव के विपरीत आती है तो 30/15 माइनस x हो जाएगा, और यही 4.5 घंटा है, तो 4.5 घंटा का मतलब इतना बटा 2 हो जाएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग 225 का वर्ग माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से इतना हो जाएगा। तो एक ओके स्टूडेंट्स, इतना आज यानी कि पर्याप्त है, और इसके बाद आगे जो बाकी इसके प्रश्न बचते हैं उसे हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने पढ़ाई करते रहिए, और आप लोग ये मत समझिए कि इतना हार्ड है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल है, और मैंने सरलता से समझाने के लिए एक एक प्रश्न को 2 2 3 3 बार समझाया है, इसलिए इतना समय लगा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, और एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग मिल करके हम लोगों के साथ तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक कीजिए, और यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, या तो लाइक कीजिए या तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है, लेकिन कीजिए ज़रूर, क्योंकि डिसलाइक करेंगे तो हमें और कुछ यानी अपने सुधार करने का वो मौका मिलेगा, और भी सुधार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गॉड ब्लेस यू।